स्टार डालो, हेडिंग लगाओ, क्यूरीज लॉ, क्यूरीज लॉ, CURIE क्यूरीज लॉ। ठीक है, तो मैंने आपको एक सिंपल सा आइडिया दिया कि टेम्परेचर के बढ़ने से या टेम्परेचर के कम होने से मैग्नेटिज्म पे क्या फर्क पड़ेगा। अभी हमने उसको लॉजिकली सोचा कि टेम्परेचर बढ़ेगा, एटम्स का रैंडम मोशन बढ़ेगा, रैंडम मोशन बढ़ेगा तो उनके अलाइनमेंट खराब होंगे, अलाइनमेंट खराब होंगे तो ये मैग्नेटिज्म को खराब करेगा कि अच्छा करेगा, खराब करेगा। तो टेम्परेचर के बढ़ने से मैग्नेटिज्म पे क्या फर्क पड़ रहा है कि मैग्नेटिज्म कम हो रहा है। आई बात समझ में? और उसी का वाइस वर्सा क्या होगा, जब टेम्परेचर कम होगा तो बढ़ने पे मैग्नेटिज्म कम हो रहा है, तो टेम्परेचर के कम होने पे मैग्नेटिज्म बढ़ेगा। तो यही, इसी को, ये जो हमने अभी लॉजिकली समझा, इसी को हम क्यूरीज लॉ कहते हैं। उसको मैथमेटिकल स्टेटमेंट में लिख लेते हैं, स्टार डालो, लिखो क्यूरीज लॉ, क्यूरीज लॉ लिखा आपने। इट स्टेट्स दैट the magnetization of a paramagnetic substance is inversely proportional to absolute temperature, is inversely proportional to absolute temperature, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर का मैंने मतलब आपको बताया था क्या होता है। कहीं भी आप एब्सोल्यूट टेम्परेचर देखो, इसका मतलब टेम्परेचर टेकन इन केल्विन, उसी को हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर बोलते हैं। ठीक है, तो आओ इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। क्यूरीज लॉ से क्या कहता है कि जो मैग्नेटिज्म है वो टेम्परेचर से क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो मैग्नेटिज्म का मतलब क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि क्यूरीज लॉ यही कह रहा है कि मैग्नेटाइजेशन ऑफ अ मटेरियल आई, कोई मटेरियल कितना ज्यादा मैग्नेटाइज हो रहा है या नहीं हो रहा है वो हमको कौन बताएगा, यही प्रॉपर्टी है मैग्नेटाइजेशन। मैग्नेटाइजेशन का मतलब क्या होता है, डाइपोल का अलाइन होना। तो अगर मैग्नेटाइजेशन ज्यादा है इसका मतलब मैग्नेटिज्म ज्यादा होगा, मैग्नेटाइजेशन कम हो रहा है इसका मतलब उस मटेरियल में मैग्नेटिज्म कम आया होगा। ठीक है, तो क्यूरीज लॉ से कहता है कि मैग्नेटाइजेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये है, हाँ ये है क्यूरीज लॉ, बराबर। और हम ये जानते हैं कि मैग्नेटाइजेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मैग्नेटिक फील्ड के। क्या ये क्लियर है? हाँ, अगर मैं इन दोनों को कंबाइन कर दूं तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, I is डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू T। हाँ, अब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाना है, इक्वल टू लाना है, तो यहाँ पे क्या इंट्रोड्यूस हो जाएगा, कांस्टेंट। ठीक है, बी टी, एंड इस कांस्टेंट सी को बोला जाता है क्यूरीज कांस्टेंट। क्या बोला जाता है, कांस्टेंट। ठीक है, क्लियर है? बोलो, समझ में आया इतना? क्या इसमें किसी को कोई डाउट है? यहां तक समझा? ठीक है। अब तो क्या मैं बोल सकता हूं दोस्तों कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो किसी मटेरियल की मैग्नेटिज्म को अब्सॉर्ब करने की जो क्षमता है वो कम हो जाएगी। क्या ये बात बोलना ट्रू है? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? और अगर टेम्परेचर कम होगा तो वही मटेरियल की मैग्नेटिज्म को अब्सॉर्ब करने की क्षमता बढ़ जाएगी। कि मैग्नेटिज्म सिर्फ मैग्नेटाइजेशन पे ही नहीं, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। और टेम्परेचर पे किस तरह डिपेंड करता है वो हमने देख लिया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। बोलो क्लियर है? हाँ हाँ। तो वो क्षमता को बोलते क्या है, किसी मटेरियल की मैग्नेटिज्म को अब्सॉर्ब करने की क्षमता को क्या बोलते हैं, ये हमने देखा था लास्ट लेक्चर में जब हमने फॉर्मूला डिराइव किए थे कि जब कोई मटेरियल मैग्नेटिज्म को अब्सॉर्ब करता है उसकी एबिलिटी, कुछ उसको नाम दिए थे। ठीक है, ये एबिलिटी है मटेरियल की मैग्नेटिज्म को अब्सॉर्ब करने की, उसका क्या नाम था, बोलो। परमेबिलिटी नहीं, एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू अब्सॉर्ब मैग्नेटिज्म। हाँ, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। तो ससेप्टिबिलिटी का मतलब क्या होता है, ये कितना अच्छा जो है मैग्नेटिज्म को अपने अंदर अब्सॉर्ब कर सकता है। ठीक है, तो इस रिलेशन में कहीं पे हमको ससेप्टिबिलिटी दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है ना। चलो इस रिलेशन में हम वो
एबिलिटी भी दिखाते हैं। अगर क्यूरीज लॉ से हमको ये भी समझना है कि एबिलिटी पे क्या असर पड़ेगा, तो क्या लगता है आपको एबिलिटी जो है वो टेम्परेचर के साथ कैसी होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी? हाँ हाँ, सोच के बताओ कि अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो मटेरियल की क्षमता मैग्नेटिज्म को अब्सॉर्ब करने की बढ़ेगी कि कम होगी? बोलो। अरे अभी तो हमने डिस्कस किया ना टेम्परेचर के ऊपर कि टेम्परेचर बढ़ता है तो मैग्नेटिज्म कम होता है। तो अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो मटेरियल मैग्नेटिज्म को अच्छे से अब्सॉर्ब कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा? नहीं कर पाएगा ना। तो वही तो बोल रहा हूं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। टेम्परेचर बढ़ेगा तो ससेप्टिबिलिटी कम होगी। तो यहाँ कहीं दिख रहा है क्या? वो नहीं। तो चलो उसके टर्म्स में लिखते हैं इस इक्वेशन को, क्यूरीज लॉ को। ठीक है, तो कहना है राइट आई इज इक्वल टू काई इंटू एच, यही होता है आई का फॉर्मूला। क्या मैं B की जगह म्यू नॉट एच लिख सकता हूं अगर ये वैक्यूम में किया जा रहा है तो? हाँ, तो कहना है राइट इस पूरे टर्म के लिए काई एच इज इक्वल टू सी म्यू नॉट एच बाय टी। यहां से एच कैंसल। कहना राइट काई इज इक्वल टू सी म्यू नॉट बाय टी। तो देखो यहां पे आपको ये काई जो है ये मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, ये एक कांस्टेंट है, ये एक कांस्टेंट है, और टेम्परेचर के ऊपर ये डिपेंड कर रहा है। मतलब ये कांस्टेंट को अगर मैं हटा दूं तो क्या मैं लिख सकता हूं काई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी? दोनों ही तो कांस्टेंट है ना। हाँ, अगर ये कांस्टेंट को मैं हटा दूं तो क्या मैं काई को डायरेक्ट ये लिख सकता हूं? बोलो। हाँ, यही हमने डिस्कस किया था कि जो ससेप्टिबिलिटी यानी मटेरियल की एबिलिटी, मटेरियल की क्षमता मैग्नेटिज्म को अब्सॉर्ब करने की टेम्परेचर के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो मटेरियल की ताकत है मैग्नेटिज्म को अब्सॉर्ब करने की वो कम होती जाएगी। मतलब हायर टेम्परेचर पे मटेरियल एक अच्छा मैग्नेट नहीं रह सकता। आई बात समझ में? और वही टेम्परेचर कम होगा तो ये ससेप्टिबिलिटी बढ़ेगी। तो जितना आप एक मटेरियल को कम टेम्परेचर पे रखोगे उतना वो अच्छा मैग्नेटिज्म को अब्सॉर्ब कर सकता है या फिर उतना अच्छा मैग्नेट वो बन सकता है। बोलो क्लियर है? समझ में आया? इसमें किसी को कोई डाउट है? इसका मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था ना कि मान लो कि मैंने एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ली, उसके अंदर मैंने कोई पैरामैग्नेटिक मटेरियल को रखा। पैरामैग्नेटिक मटेरियल क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के पास तो पहले से ही नेचर ने कुछ मैग्नेटिज्म दिया हुआ है। ठीक है, इस टेम्परेचर का रिलेशन बहुत अच्छे से पैरामैग्नेटिक के साथ समझ में आता है। ठीक है, तो डायमैग्नेटिक तो है ही बहुत बेकार, उसमें तो अलाइन होते ही नहीं, उल्टे डायरेक्शन में हो जाते हैं। तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल को अगर हम लोग देखें तो उसको टेम्परेचर के साथ रिलेशन को स्टडी करने में ज्यादा यूजफुल है। ठीक है, तो अगर पैरामैग्नेटिक मटेरियल को मैंने एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो धीरे धीरे क्या होगा, इसके अंदर ये डाइपोल अलाइन होने लगेंगे। ठीक है, पहले मान लो इसके अंदर 10 करोड़ डाइपोल है तो पहले 1 करोड़ होंगे, और मान लो मैंने फील्ड रखी 1 टेस्ला। ठीक है, फिर 1 करोड़ अलाइन हो गए, 2 टेस्ला, 3 टेस्ला, 10 टेस्ला पे मान लो इसके 10 करोड़ डाइपोल पूरे अलाइन हो गए। ठीक है, अब मान लो ये पूरी कहानी मैं कर रहा था 27 डिग्री सेल्सियस पर, एग्जाम्पल। ठीक है, अब अगर मैं ये टेम्परेचर को कम करूंगा ना, मान लो अगर यही पूरा प्रोसेस, यही चीज कर रहा हूं, पैरा मटेरियल भी यही, मैग्नेटिक फील्ड भी यही। ठीक है, और जैसे मैंने 1 2 3 4 बढ़ाना स्टार्ट किया था ना, तो मटेरियल भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी यही। मैंने क्या किया, इसको मैंने मान लो 5 डिग्री सेल्सियस पर ये पूरे सेटअप को रखा। तो जो मैग्नेटाइजेशन 10 टेस्ला, इस पूरे का मैग्नेटाइजेशन कितने पे हुआ था? 10 टेस्ला पे। तो हो सकता है ये पूरा मैग्नेटाइजेशन 5 टेस्ला पे या 2 टेस्ला पे ही हो जाए। यानी उतना ही मैग्नेटिज्म को प्रोड्यूस करने के लिए अब मुझे जो मैग्नेटिक फील्ड लगी वो क्या लगी? कम लगी। आई बात समझ में? क्लियर है? हाँ, तो ये मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करने के लिए हम कहीं ना कहीं एनर्जी दे रहे होंगे। यानी अगर आप वायर में से करंट फ्लो करवा रहे हो, उससे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, तो वहां पे करंट में एनर्जी का लॉस होगा ना, एनर्जी जाएगी ना। ठीक है, तो उससे अच्छा हम क्या कर सकते हैं कि अगर मैं कोई एक ऐसा स्पेस मेरे पास अगर नेचुरली अवेलेबल है जिसका टेम्परेचर कम है, वहां जाकर अगर मैं ये सेटअप को लगाऊंगा तो वहां मेरी इलेक्ट्रिसिटी क्या कम कंज्यूम होगी। आ रही है बात समझ में? आ रही है बात समझ में? क्लियर है? क्लियर है? हाँ, तो जो मटेरियल को पहले 10 टेस्ला की मैग्नेटिक फील्ड लग रही थी, मैग्नेटाइज पूरी तरह मैग्नेटाइज होने के लिए टेम्परेचर कम होने की वजह से उसने क्या किया, मैग्नेटिज्म को और पहले अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लिया। बोलो क्लियर है? आई बात समझ में? क्या इसमें किसी को कोई डाउट है?
ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, ये हम बाहर से दे रहे हैं। आई बात समझ में? बोलो क्लियर है? क्या इसमें किसी को कुछ भी डाउट है? अच्छे से समझ में आया? हाँ, क्यूरीज लॉ बोलो। तो अगर हम लोग इसको ग्राफ पे प्लॉट करें तो कैसे कर सकते हैं, आओ देखते हैं। मैं यहां पे रख दिया काय, यहां पे रख दिया टेम्परेचर, ठीक है? ठीक है, मान लो फॉर एग्जांपल मेरे पास एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है। कौन सा मटेरियल है? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है। अब मुझे आप बताओ कि अगर एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जिसको मैंने मैग्नेटाइज कर चुका हूं, वो मैग्नेटाइज हो चुका है, ठीक है, अब उसका मैं अगर टेम्परेचर रेज करूं तो क्या होगा? बोलो, उसका अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊं तो क्या होगा? धीरे धीरे उसका मैग्नेटाइजेशन कम होने लगेगा। मतलब क्या मैं बोल सकता हूं? उसकी ससेप्टिबिलिटी कम होने लगेगी। बोलो क्लियर है? बोलो समझ में आ रहा है? ठीक है, ठीक है। और अच्छा, अगर उसकी ससेप्टिबिलिटी कम हो रही है, तो क्या मैं बोल सकता हूं एक पॉइंट के बाद फेरोमैग्नेटिक मटेरियल फेरोमैग्नेटिक ना रहते हुए पैरामैग्नेटिक के जैसा बिहेव करने लगेगा? क्योंकि मैग्नेटिज्म अगर इसका कम होता जा रहा है तो फिर ये कहां पहुंच जाएगा? पैरामैग्नेटिक पे ना। क्योंकि हमने जब स्टडी किया पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक तो ऐसा नहीं लग रहा था। फेरोमैग्नेटिक के पास फेरोमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक जैसा ही है, लेकिन उसकी प्रॉपर्टी पैरामैग्नेटिक से कुछ एनहांस्ड है। तो अगर मैं फेरोमैग्नेटिक की प्रॉपर्टी को डिक्रीज करते जाऊं तो इवेंचुअली वो क्या बनने की ऐसा लगेगा कि क्या बन रहा है? पैरामैग्नेटिक जैसा लगेगा। मतलब उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को हमने डिक्रीज कर दिया। तो ऐसा कौन सा मटेरियल है जिसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज सेम फेरो जैसी तो रहती है लेकिन डिक्रीज रहती है? पैरामैग्नेटिक। आई बात समझ में? तो अगर मैंने एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल लिया जो ऑलरेडी मैग्नेटाइज है, उसका मैंने टेम्परेचर इंक्रीज करता गया, तो एक टाइम के बाद क्या होगा? वो पैरामैग्नेटिक जैसा बिहेव करने लगेगा। मान लो तो फेरोमैग्नेटिक की जो ससेप्टिबिलिटी वो ज्यादा होगी कि कम होगी? ज्यादा होगी। और पैरामैग्नेटिक की कम होगी। अच्छा, अब ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कोई तो एक टेम्परेचर ऐसा, देखो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल मैंने लिया, उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा हूं, तो इससे क्या हो जाएगा? उसकी ससेप्टिबिलिटी कम कम कम। ससेप्टिबिलिटी के लिए हमने ये देखा था ना कि फेरोमैग्नेटिक के लिए जो ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू है वो 1 से बहुत ज्यादा होती है, और पैरामैग्नेटिक की 1 से तो ज्यादा होती है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं होती। तो जब भी फेरोमैग्नेटिक की ससेप्टिबिलिटी वैल्यू कम हो रही होगी, एक टाइम पे आएगा जब वो पैरामैग्नेटिक के बराबर हो जाएगी। यानी इस पॉइंट के बाद अब ये फेरोमैग्नेटिक इसको बुलाना सही नहीं होगा, क्योंकि इसकी ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू अब पैरामैग्नेटिक के जैसी हो गई। आई बात समझ में? तो क्या ऐसा लग रहा है आपको कि कोई तो एक टेम्परेचर होगा, हम टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे तो फेरोमैग्नेटिक की ससेप्टिबिलिटी कम होती जाएगी। कोई एक टेम्परेचर ऐसा आएगा क्या जब फेरोमैग्नेटिक की ससेप्टिबिलिटी पैरामैग्नेटिक की जैसी हो जाएगी, और वहां से अब मटेरियल क्या कहलाने लगेगा? पैरामैग्नेटिक। वो कोई एक टेम्परेचर होगा, हाँ, कि इस पे ये एक टेम्परेचर पे मान लो कि आखिरी डाइपोल जो है ये फेरोमैग्नेटिक जैसा था। अब इस टेम्परेचर के बाद जो भी इसकी ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू है वो पैरामैग्नेटिक की जैसी हो गई। तो कोई एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होगा, वो उसी टेम्परेचर को हम ग्राफ में क्यूरीज टेम्परेचर बोलते हैं। आई बात समझ में? हाँ, आई बात समझ में? उसी टेम्परेचर को ग्राफ में हम लोग क्यूरीज टेम्परेचर बोलते हैं। बोलो क्लियर है? फेरोमैग्नेटिक की ससेप्टिबिलिटी ज्यादा होगी तो टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा ससेप्टिबिलिटी कम होती जाएगी। ये ग्राफ कुछ ऐसे मिलता है, ऐसे पहले ससेप्टिबिलिटी ज्यादा थी, फिर टेम्परेचर बढ़ रहा है ना इस डायरेक्शन में, तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है ससेप्टिबिलिटी क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। तो मान लो यहाँ पर ये फेरोमैग्नेटिक था, का टेम्परेचर बढ़ा, ससेप्टिबिलिटी कम कम कम। मान लो यहाँ गई, ये एक टेम्परेचर था, अब इसके बाद जो ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू रहेगी वो किसके लिए? पैरामैग्नेटिक के जैसी है। तो मान लो ये टेम्परेचर के बाद जो मटेरियल है कैसा बिहेव करने लगा? पैरामैग्नेटिक जैसा। तो इस टेम्परेचर को हम क्या बोलेंगे? क्यूरीज टेम्परेचर। क्या बोलेंगे? क्यूरीज टेम्परेचर। क्या बोलेंगे? बोलो क्लियर है? बोलो क्लियर है? इसमें किसी को कोई डाउट है? पक्का? पक्का? हाँ,
और पैरामैग्नेटिक मटेरियल के लिए काय का जो रिलेशन होता है क्यूरिस टेम्परेचर के साथ, उसको हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। काय इज इक्वल टू टी अपॉन टी माइनस सी, ठीक है। बोलो क्लियर है। इसके पहले मटेरियल कैसा रहा होगा? फेरोमैग्नेटिक। कैसा रहा होगा? फेरोमैग्नेटिक। देखो ना, इसकी ससेप्टिबिलिटी हाई है। इसके बाद मटेरियल कैसा बिहेव कर रहा होगा? पैरामैग्नेटिक। बोलो क्लियर है? ये चीज समझ में आई? हाँ कि ना? पक्का? और इससे ज्यादा है ना, ये वाला जो रिलेशन है ये क्यूरीज लॉ के लिए ज्यादा वैलिड है, क्योंकि इसमें आप देखोगे ज्यादातर सारे कांस्टेंट है और टेम्परेचर के साथ डायरेक्ट रिलेशन मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे थोड़े वेरिएबल्स है, इंटेंसिटी, मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। यहाँ पर ये ज्यादा एक्यूरेटली हमको क्यूरीज लॉ के बारे में बताता है, ठीक है। समझे? यहीं से हमको ये भी दिखा कि काई जो है, यानी ससेप्टिबिलिटी जो है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। और क्यूरीज टेम्परेचर, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है जिसको हम क्यूरीज टेम्परेचर बोलते हैं। तो व्हाट इज क्यूरीज टेम्परेचर? द टेम्परेचर एट विच फेरोमैग्नेटिक मटेरियल स्टार्ट्स बिहेविंग लाइक पैरामैग्नेटिक मटेरियल, दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर इज कॉल्ड एज क्यूरीज टेम्परेचर। समझ में आना? ये एकदम सिंपल सी बात से ये हम लोग समझ सकते हैं, टेम्परेचर के बढ़ने से मैग्नेटिज्म कम होगा। बस फेरोमैग्नेटिक को लिया, टेम्परेचर बढ़ा है, उसका मैग्नेटिज्म कम होते जा रहा है, एक पॉइंट आएगा पैरामैग्नेटिक जैसा बिहेव करने लगेगा, बस वही टेम्परेचर को हम कौन सा टेम्परेचर बोलते हैं? क्यूरीज टेम्परेचर। तो यहाँ पे नीचे लिख देना Tc क्या है? क्यूरीज टेम्परेचर। बोलो क्लियर है? समझ में आया? क्या इसमें किसी को कोई भी डाउट है? बस यही था क्यूरीज लॉ, ठीक है। छापो। सॉरी, यहाँ पे टी नहीं है, यहाँ सी होगा, सी, ठीक है। क्यूरीज कांस्टेंट। ठीक है। अब यहाँ पे देखो हमने T माइनस टी सी लिखा है, इसका मतलब क्या? T जो है वो ग्रेटर होगा किससे? TC से, तभी वो आंसर पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। आई बात समझ में? नीचे जो भी हम टेम्परेचर का डिफरेंस रखेंगे वो ऐसे रखेंगे कि अपने को आंसर जो है वो
पॉजिटिव मिलेगा। टीसी ग्रेटर रहा तो टीसी पहले, टी बाद में। क्लियर? नेक्स्ट एक लाइन छोड़ो, स्टार डालो और काम करो इसके लिए। इसके नीचे वो भी लिख दो, द टेम्परेचर एट विच ferromagnetic material transitions into paramagnetic material, the temperature at which ferromagnetic material transitions into paramagnetic material is called as Curie's temperature। और ब्रैकेट में लिखना Tc, और ब्रैकेट में लिखना Tc, ब्रैकेट में लिखना Tc। फिर उसके एक लाइन छोड़ो, उसके नीचे लिखो, एक लाइन छोड़ो उसके नीचे लिखो, एक लाइन छोड़ो उसके नीचे लिखो, द रिलेशन बिटवीन ससेप्टिबिलिटी ब्रैकेट में काय एब्सोल्यूट टेम्परेचर ब्रैकेट में T एंड क्यूरीज टेम्परेचर ब्रैकेट में T इज गिवन बाय ऐसा लिख देना पहले, काय इज प्रोपोर्शनल टू 1/T माइनस Tc। ठीक है, फिर प्रोपोर्शनलिटी साइन हटी, इक्वल टू आया तो कांस्टेंट इंट्रोड्यूस हो गया C T माइनस Tc। ठीक है, और यहाँ Tc क्या है? क्यूरीज टेम्परेचर। ठीक है, छापो। और यहाँ साइड में ये भी लिख देना, हियर T इज ग्रेटर देन Tc। ठीक है, लिखिए। लिखिए, हो गया। एक लाइन छोड़ो, स्टार डालो और लिखो हिस्टेरिसिस साइकिल और हिस्टेरिसिस लूप, हिस्टेरिसिस साइकिल और हिस्टेरिसिस लूप। अब दोस्तों ये तो आपको नहीं पता होगा कि हिस्टेरिसिस क्या है, हिस्टेरिसिस साइकिल क्या होती है, हिस्टेरिसिस लूप क्या होता है, लेकिन मैं शुरू करने से पहले एक बात आपको बताना चाहता हूं, और वो भी समझना मुश्किल नहीं है, एकदम क्लियरली आप इस बात को दिमाग में बिठा लेना। हिस्टेरिसिस साइकिल या हिस्टेरिसिस, ये जो प्रॉपर्टी हम पढ़ने जा रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ फेरोमैग्नेटिक के लिए होती है। इट इज अ प्रॉपर्टी फॉर ओनली फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। तो उसके एक लाइन नीचे छोड़ो, लिखो हिस्टेरिसिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। हिस्टेरिसिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। हिस्टेरिसिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। लिखा आपने? बोलो लिख लिया। ठीक है, शुरू करें। अब ये हिस्टेरिसिस सुन के ही पहले लोगों का दिमाग काम नहीं करता, अजीब सा वर्ड है, कभी सुने नहीं होंगे। वो सुने उससे पहले ऐसा डायलॉग वगैरह में सुने हो कभी? डोंट बी हिस्टेरिकल। हाँ चलो ठीक है, नहीं भी सुने कोई बात नहीं। तो हिस्टेरिसिस अपने आप में थोड़ा सुनने में भी डिफिकल्ट वर्ड लगता है, और इसका तो हमको पूरी साइकिल पढ़ना है। तो अब पेन सब नीचे रख दो। अब जो भी मैं नेक्स्ट लेट से 15 to 20 मिनट्स आपको सिर्फ मुझे सुनना है। ये पूरा थ्योरेटिकल टॉपिक है, इसमें कोई डेरिवेशन नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन हाँ एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो आपको बहुत काम आएगी। मतलब बोर्ड्स में तो खाली इसका यही यूज होता है कि इसके ऊपर आपको 2-3 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया, डायग्राम बनाओ, ग्राफ तो इजी है, ठीक है। वो एड में जैसा कोलगेट निकलता है बाहर, वैसी शेप का कुछ जिसका ग्राफ बनता है। बट कंपटीशन में है ना, इसके ऊपर अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि कंसेप्चुअल टॉपिक है ना। तो
के पीछे के जो कंसेप्ट है उसके मालूम होगा तो उसके ऊपर बेस्ड अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। तो आपके भी हो सकता है इसके रिलेटेड कोई एमसीक्यू आ जाए, ठीक है, ठीक है। और वरना बोर्ड में अगर इसके ऊपर अगर क्वेश्चन, अगर अच्छा क्वेश्चन आएगा बोर्ड के हिसाब से तो यही आएगा कि एक्सप्लेन हिस्टैरिसीस लूप, वहाँ आपको ग्राफ बनाना है, पूरे लूप के अंदर जो ग्राफ के जो पॉइंट्स है उसको एक्सप्लेन करना है बस, ठीक है। तो उसको समझो अच्छे से, हाँ। और ये एकदम पहले मैंने तो क्लियर बता दिया, जो हम पढ़ रहे थे हिस्टैरिसीस, ये कहानी है सिर्फ और सिर्फ किस पे वैलिड है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए वैलिड है, ठीक है। पहले हम समझेंगे हिस्टैरिसीस लूप क्या है, फिर उसके एंड में मैं आपको हिस्टैरिसीस का मीनिंग बताऊंगा, क्योंकि तब समझ में अच्छे से आएगा। जब पूरा लूप समझेंगे ना उसमें दिखेगा आपको ये हिस्टैरिसीस किसका हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब टेक्स्ट बुक में तो डायरेक्ट ग्राफ और उसका एक्सप्लेनेशन है, बट मैं मेरी तरफ से मैं समझाने के लिए आपको यहाँ पर एक सेटअप बना रहा हूँ जिससे कि हमको समझने में हिस्टैरिसीस को आसानी होती है। मैंने लिया एक सोलिनॉइड, क्या है ये सोलिनॉइड, ठीक है। उसको कनेक्ट कर दिया एक सप्लाई से, ठीक है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, यहाँ से ऐसा करंट फ्लो हो रहा होगा, बोलो, ठीक है, ऐसा करंट जाएगा और यहाँ से ऐसा निकलेगा ऐसा, हाँ। इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, उसी को हम कहते हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अब किसी मटेरियल को अगर मैं रख दूं इस सोलिनॉइड के अंदर, तो मटेरियल के लिए तो सोलिनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ही कहलाएगी ना। और एक्चुअल में इसी तरीके से हम लोग किसी मटेरियल को, मैंने वो बताया था ना, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में मटेरियल को रख दो उसके डायपोल अलाइन होंगे, तो वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का सेटअप क्या यही होता है। सोलिनॉइड के जो बीच का गैप है उसमें आपने आयरन का एक रॉड रख दिया मान लो, तो क्या होगा, ये आयरन का रॉड सोलिनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, तो सोलिनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड तो उस रॉड के लिए एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ही हुई ना। तो आयरन के अंदर के जितने भी डायपोल है वो अपने आप को इसकी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ ऐसा होगा, बोलो। तो अंदर जो भी रखा हुआ है, अंदर मान लो कोई मटेरियल को आपने रख दिया, तो उसके अंदर जो भी डायपोल है वो इसी डायरेक्शन में अलाइन होने स्टार्ट करेंगे। अरे बोलो, क्लियर है? yes. समझ में आया ये सेटअप, समझा आपको? तो इससे हम लोग समझते हैं हिस्टैरिसीस के बारे में थोड़ा, ठीक है। Now hysteresis loop is the graph between, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा अगर उसको I और H से हम समझेंगे तो, ठीक है। आपके टेक्स्ट बुक में किसमें B और H के बीच में, उस पर भी मैं आऊंगा, ठीक है। बट हम लोग इस ग्राफ को समझेंगे I और H के साथ, ठीक है, ठीक है। हिस्टैरिसीस एक प्रॉपर्टी का नाम है और हिस्टैरिसीस लूप ये ग्राफ है, ठीक है। दिखेगा आपको लूप बनता हुआ, लूप का मतलब होता है क्लोज फिगर, जहां से शुरू वहीं पे खत्म, ठीक है, क्लियर है। तो y एक्सिस पे हमने क्या लिया, I, व्हाट इज I, मैग्नेटाइजेशन। x एक्सिस पे क्या लिया, H, व्हाट इज H, व्हाट इज H, मैग्नेटिक इंटेंसिटी, मैग्नेटिक, जो मैग्नेटिक फील्ड आप लगा रहे हो उसकी इंटेंसिटी, बराबर, बोलो क्लियर है। अच्छा, अब लेट से मैंने एक आयरन का रॉड लिया, यहां मेरे पास सोलिनॉइड था, सोलिनॉइड में करंट फ्लो हो रहा था, अंदर मैग्नेटिक फील्ड बनी हुई थी, हाँ बोलो। अब उस आयरन के रॉड को मैंने इसके अंदर डाला, ठीक है। चलो एक काम करते, सब कुछ जीरो करते। सोलिनॉइड है मेरे पास, ये कोई बैटरी से कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। क्या अब इसके अंदर अब कोई करंट होगा, क्या इसके अंदर कोई मैग्नेटिक फील्ड होगी, नहीं, क्लियर, क्लियर, हाँ या ना तो बोलो, ठीक है। फिर उस सोलिनॉइड के अंदर मैंने एक आयरन का रॉड रखा, क्या ये मैग्नेटाइज होगा, क्या इसके डायपोल अलाइन होंगे, नहीं, क्यों, क्योंकि अंदर कोई मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है। तो यहीं से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये मेरे पास सेटअप है, सोलिनॉइड है, ठीक है, सोलिनॉइड के अंदर आयरन का रॉड है, तो आयरन के क्या कोई मैग्नेटिक फील्ड बनी यहाँ पे एक्सटर्नल, तो क्या कोई मैग्नेटिक इंटेंसिटी होगी, नहीं, तो मैग्नेटिक इंटेंसिटी इज जीरो, इज जीरो। मैंने इसके अंदर अब आयरन का रॉड रख दिया, क्या इसका एक भी डायपोल अलाइन होगा, होगा, तो मैग्नेटाइजेशन भी क्या है, क्या है, तो ग्राफ स्टार्ट होगा इधर से, ग्राफ का स्टार्टिंग यहां से हो रहा है, दोनों क्या है, I भी जीरो, H भी जीरो, तो यहां से हम ग्राफ को स्टार्ट करेंगे। अब मैंने क्या किया, इस सोलिनॉइड को कनेक्ट कर दिया एक सप्लाई से, ठीक है, यहाँ पॉजिटिव या नेगेटिव, तो कुछ इस तरीके से करंट फ्लो होगा, बोलो क्लियर है, बोलो क्लियर है। अब एग्जांपल समझने के लिए मैं लेके चलता हूं, मान लो मेरे पास इस रॉड के अंदर 10 करोड़ डाइपोल है, कितने, 10 करोड़,
अब मैंने क्या किया, यहां से करंट की वैल्यू बढ़ाना स्टार्ट किया, धीरे धीरे करंट की वैल्यू मैंने बढ़ाना स्टार्ट किया। अगर मैं करंट की वैल्यू धीरे धीरे इंक्रीज करूंगा तो क्या ये मैग्नेटिक फील्ड जो सोलेनॉइड के अंदर है ये भी इंक्रीज होती जाएगी। तो लेट से करंट की वैल्यू मैंने किया 1 एम्पियर, तो मैग्नेटिक फील्ड हो गई 1 टेस्ला। ये सब वैल्यूज मैं सिर्फ आपके समझाने के लिए ले रहा हूं, ठीक है, इसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है। आई बात समझ में, ठीक है। चलो करंट मैंने बढ़ाया लेट से 1 एम्पियर, ताकि ये वैल्यूज लेके थोड़ा समझने में आसानी होती है। 1 एम्पियर लिया, मान लो उसकी वजह से जो है मैग्नेटिक फील्ड बनी 1 टेस्ला की बनी, बराबर, ठीक है। तो लेट से 1 करोड़ डायपोल अलाइन हो गया, 10 करोड़ है ना, 1 करोड़ डायपोल अलाइन हो गए, ठीक है। तो क्या मैं बोल सकता हूं मैंने H की वैल्यू बढ़ा दी, बोलो, क्या मैं बोल सकता हूं मैंने H की वैल्यू बढ़ा दी तो I की भी वैल्यू बढ़ गई, अरे बोलो, ठीक है। तो H बढ़ा, I भी बढ़ा, ओके ओके। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, करंट कर दिया 2 एम्पियर, करंट कर दिया 2 एम्पियर। तो लेट से जो मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी थी वो हो गई 2 टेस्ला, 2 टेस्ला कितनी हो गई, 2 टेस्ला। और जो डायपोल अलाइन है वो हो गए 2 करोड़। फिर 3 एम्पियर, मैग्नेटिक फील्ड 3 टेस्ला, डायपोल अलाइन 3 करोड़। करंट 4 एम्पियर, मैग्नेटिक फील्ड 4 टेस्ला, डायपोल अलाइन। करंट की वैल्यू 10 एम्पियर, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेट डायपोल अलाइन, डायपोल अलाइन 10, डायपोल अलाइन 10 करोड़, 10 करोड़, ठीक है। अब मैग्नेटिक करंट की वैल्यू 11 एम्पियर, मैग्नेटिक फील्ड 11 टेस्ला, डायपोल अलाइन 11, 10 करोड़, 10 करोड़, कितने, 10 करोड़, ठीक है। करंट की वैल्यू 12 एम्पियर, मैग्नेटिक फील्ड, डायपोल अलाइन, क्यों, क्योंकि भाई जितने अंदर हो सकते थे अलाइन सब हो चुके, अब इसके आगे कोई मैग्नेटाइजेशन नहीं होगा, इसको बोलते हैं सैचुरेशन, सैचुरेट हो जाना। सैचुरेट हो जाना मतलब ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू को पहुंच गया, इसके आगे नहीं बढ़ेगा। अच्छा, उससे पहले सैचुरेशन के पहले क्या देखा था हमने कि जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बढ़ रही, करंट बढ़ा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ी, जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है वैसे वैसे मैग्नेटाइजेशन बढ़ रहा है। आई बात समझ में। तो इसका ग्राफ आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा। अरे बोलो क्लियर है, बोलो क्लियर है, दिख रहा है। मैग्नेटिक इंटेंसिटी बढ़ी, मैग्नेटाइजेशन बढ़ा, इंटेंसिटी मैग्नेटाइजेशन बढ़ा, इंटेंसिटी। अब एक पॉइंट के बाद, मतलब वही जो हमारी कहानी में था, 10 एम्पियर के बाद, 10 टेस्ला के बाद, 10 टेस्ला के बाद अगर मैं इंटेंसिटी को और बढ़ाऊं तो ये ग्राफ ऐसा ही जाएगा। वो टेक्स्ट बुक में आपको ये नहीं दिया हुआ है, ठीक है, यहीं तक है। लेकिन क्यों नहीं आगे दिया, उसका रीजन बता रहा हूं। मैं 12 टेस्ला कर दूं तो क्या ये ग्राफ ऐसा जाएगा क्या? नहीं, क्योंकि ऐसा जाएगा मतलब इंटेंसिटी बढ़ रही है, अंदर डायपोल और भी है। लेकिन मैंने एग्जांपल जो लिया आपको इसीलिए लिया कि क्लैरिटी से उसको समझ में आए। एक बार जितने अंदर डायपोल अलाइन होने वाले, अगर वो सारे डायपोल अलाइन हो गए तो उसके बाद मैग्नेटिक इंटेंसिटी बढ़ा के कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके बाद कोई मैग्नेटाइजेशन और होने वाला नहीं है। बोलो, तो क्या यहां तक ये दोनों साथ चलेंगे? हाँ, तो मैं बोलता हूं, या मान लो हमारे एग्जांपल में ये जो वैल्यू थी इंटेंसिटी की वो 10 टेस्ला, ठीक है। यहां पर हमने देखा तो ये रुक गए हम लोग। अब मैं बोला 11-12 पे जाने ही क्यों, एक बार समझ में आ गया 10 टेस्ला के बाद कोई और मैग्नेटाइजेशन नहीं हो रहा है, तो 10 टेस्ला पे हम रुक गए, ठीक है। बोलो क्लियर है? यहां तक दोनों एक साथ चल रहे थे, ठीक है। तो अब मैंने क्या सोचा कि चलो आगे बढ़ाने से कोई मतलब है, कोई बेनिफिट हो रहा है, कोई मैग्नेटाइजेशन हो रहा है? अरे बोलो ना, यहां तक सबको समझ में आया क्या हुआ? यहां तक बोलो क्लियर है? क्या इसमें किसी को कुछ भी डाउट है? हाँ, जो मैंने अभी तक पूरी कहानी बताई, करंट बढ़ा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ी, मैग्नेटाइजेशन हुआ, बोलो क्लियर है? डायपोल अलाइन हो गया, इसका मतलब क्या मैग्नेटाइजेशन हो रहा है ना। तो धीरे धीरे आई की वैल्यू बढ़ रही है, पहले 1 करोड़, फिर 2 करोड़, फिर ये क्या बढ़ रही है? मैग्नेटाइजेशन की वैल्यू बढ़ रही है। वो 1 टेस्ला 2 टेस्ला वो किसकी वैल्यू बढ़ी थी? वो एच की वैल्यू बढ़ रही थी। क्लियर है? यहां तक समझ में आया? तो अब जब मुझे ये समझ में आ गया कि भाई 10 टेस्ला के आगे अब और मैग्नेटिक इंटेंसिटी बढ़ाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इसके बाद मैग्नेटाइजेशन और बढ़ने और, अरे मैं वो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाए क्यों रहा था? रीजन क्या था? इसको मैग्नेटाइज करने के लिए। ये पूरा हो चुका, अब इसके आगे और फील्ड बढ़ा के इंटेंसिटी दे के कोई फायदा नहीं है। तो मेरे दिमाग में ख्याल आया, मैं बोला चलो आगे बढ़ने से तो कुछ हो नहीं रहा है, एक काम करते इसको पीछे लेके देखते कि
जैसे जैसे मैं पीछे आऊंगा, जैसे जैसे मैं पीछे आ रहा हूं, क्या अभी आगे बढ़ते वक्त तो दोनों साथ साथ बढ़े थे? ये 1 एम्पियर बढ़ा, ये 1 टेस्ला 1 करोड़ अलाइन, 2 एम्पियर 2 टेस्ला 2 करोड़ अलाइन, 3 एम्पियर 3 टेस्ला 3 करोड़ अलाइन। ठीक है, अब मैंने क्या क्या चलो मतलब अभी इंटेंसिटी बढ़ा के तो कोई मतलब नहीं है, हाँ मैग्नेटाइजेशन बढ़ नहीं रहा है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस इफ वी डिक्रीज द वैल्यू ऑफ इंटेंसिटी। ठीक है, अब अगर हम धीरे धीरे इंटेंसिटी को डिक्रीज करेंगे तो क्या होगा, आओ देखते हैं। ठीक है, क्या लगता है आपको, क्या लगता है, बोलो। चलो इस पॉइंट जहां से मैंने ग्राफ को शुरू किया था उसको मैंने पॉइंट दे दिया O, और इसको पॉइंट दे दिया A। O इज द स्टार्टिंग पॉइंट, O क्या है, ओरिजिन, क्या है, ओरिजिन। A क्या है, सैचुरेशन पॉइंट। यहाँ क्या सैचुरेट हो गया, यहाँ I की वैल्यू सैचुरेट हो गई, यानी इसके आगे और I बढ़ाते जाओ तो I की वैल्यू सैचुरेट हो गई, मतलब इसके आगे नहीं बढ़ूंगी मैं, इसने बोल दिया। ठीक है, कितनी भी आप H की वैल्यू बढ़ाओ, I की वैल्यू इससे आगे नहीं बढ़ने वाली, तो I में सैचुरेशन आ गया। सैचुरेशन आना मतलब, लोग ये टर्म बिजनेस बहुत यूज करते हैं, बिजनेस में सैचुरेशन आ गया। इसका मतलब क्या, बिजनेस अब इस पॉइंट के आगे बढ़ ही नहीं रहा है, कितना भी दिमाग लगा लो, अब इसके आगे जितना वो मैक्सिमम पोटेंशियल पे पहुंचना था पहुंच चुका है, उसके आगे बढ़ ही नहीं रहा है। आई बात समझ में, सैचुरेशन इज इंग्लिश वर्ड, उसका यूज यही बताने के लिए करते हैं कि अब ये चीज अपने मैक्सिमम पे पहुंच गई, इसके आगे अब इसमें नहीं जाया जा सकता। बोलो क्लियर है, हाँ। अब अगर मैं इंटेंसिटी कम करूं तो क्या होगा, बोलो डायपोल के साथ क्या होगा, अच्छा बताओ। इंटेंसिटी पर बढ़ा रहा तो डायपोल अलाइन हो रहे थे, इंटेंसिटी कम करूंगा तो डायपोल नहीं अलाइन होंगे, ये तो पहले से अलाइन है, पहले से अलाइन है ना। 10 टेस्ला पे तो सारे अलाइन है, सारे 10 करोड़ अब इसी डायरेक्शन में थे। आई बात समझ में, 10 टेस्ला पे। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, चलो मैंने क्या किया, इंटेंसिटी की वैल्यू 10 टेस्ला से 9 टेस्ला कर दिया। वो कैसे करूंगा, करंट को 10 से 9 एम्पियर करके, समझे। करंट को मैंने कम किया, मैग्नेटिक फील्ड कम, मैग्नेटिक इंटेंसिटी कम, मैग्नेटिक इंटेंसिटी कम होगी तो क्या होगा, हाँ, यस वेरी गुड। तो जो डायपोल अलाइन थे वो, उनको जो एक लाइन में रखा हुआ था, कौन, ये बाहर जो भाई खड़ा हुआ है, ये लाइन में इधर आगे, ठीक है, उसकी ताकत कम हो गई, लोग शाने फिर अपनी लाइन छोड़ के यहाँ वहां निकलने लग गए। बोलो क्लियर है। तो जैसे ही मैंने करंट को 10 से 9 एम्पियर किया, मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी मान लो 10 से 9 टेस्ला हो गई, तो हमको ये समझना है सर, ये फिर से जो डायपोल जो है अंदर, जिनको ये मैग्नेटिक फील्ड ने अपनी एक अलाइनमेंट में रखा हुआ था, अब ये फिर से क्या होने लगेंगे, रैंडम मोशन करने लगे और ये डिसअलाइन हो जाएंगे। ठीक है, तो हमने ये ऑब्जर्वेशन था, प्योर ऑब्जर्वेशन है ये। ठीक है, ये हो रहा है इसलिए हम इसको देख रहे हैं, हम बोल रहे हैं इसलिए ऐसा होगा नहीं, ये हो रहा था इसलिए उसी को हम यहाँ पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो मान लो ये जब इसको हमने 10 एम्पियर से 9 एम्पियर पे किया, मैग्नेटिक फील्ड 10 टेस्ला से 9 टेस्ला पे आई, तो हमने देखा कि 50 लाख डायपोल डिसअलाइन हो गए। तो इसका क्या काम हुआ, एग्जैक्टली क्या काम हुआ। फिर मैं आया 8 टेस्ला पे, तो मैंने देखा और 50 लाख डिसअलाइन हो गए, और 50 लाख डिसअलाइन हो गए। ठीक है, लेकिन बाकी के जो 9 करोड़ है वो अभी भी यही है, बाकी 1 करोड़ 8 टेस्ला पे डिसअलाइन हो गए। ठीक है, 7 एम्पियर पे क्या होगा, और 50 लाख डिसअलाइन हो गए। समझ में आ रहा है कि नहीं, हाँ। अपना 6 पे और 50, 2 करोड़ डिसअलाइन हो गए। ठीक है, तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं, जब मैं 0 एम्पियर पे पहुंचूंगा तो 5 करोड़ डिसअलाइन हो चुके होंगे। ये ऑब्जर्वेशन था, नहीं हमने देखा कि ये ऐसे ऐसे, यानी जब हमने करंट 0 किया तो हमारे एग्जांपल के हिसाब से जो मैंने लेके चला कि एक एम्पियर पे 50 लाख डिसअलाइन हो रहे, तो हमको इससे ये समझ में आ रहा है, जब मैंने करंट की वैल्यू पे मैं 0 पे पहुंचा तो मैग्नेटाइजेशन तो कम हो रहा था, लेकिन और उसके डीमैग्नेटाइजेशन होने की वजह से क्या हुआ कि कुछ पहले 50 लाख फिर 50 लाख फिर 50, ऐसा करते करते करंट की वैल्यू जब 0 पहुंची, तो हमने ये ऑब्जर्व किया कि इस मटेरियल के अंदर लगभग जो 5 करोड़ यानी आधे डायपोल जो थे वो डिसअलाइन हो गए, लेकिन आधे अभी भी क्या है, अरे बोलो क्या है, अरे बोलो अलाइन है, अभी भी अलाइन है, ये याद रखना। ठीक है, चलो। लेकिन करंट तो यहाँ क्या हो गया, 0,
करंट जीरो होने पे अभी हमारे पास सिनेरियो क्या है, करंट तो जीरो हो गया, तो क्या कोई मैग्नेटिक फील्ड बची सोलिनॉइड में? तो अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है सोलिनॉइड में, तो क्या एच की कोई वैल्यू होगी? एच की वैल्यू तो मैग्नेटिक फील्ड से ही बनती है ना भाई, मैग्नेटिक इंटेंसिटी तो मैग्नेटिक फील्ड के होने पे होगी। जब करंट जीरो, मैग्नेटिक फील्ड जीरो, तो मैग्नेटिक इंटेंसिटी होगी नहीं। अरे लेकिन एच, तो इसका मतलब एच क्या हो गया? एच क्या हो गया? एच की वैल्यू क्या हो गई? ये समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? अरे बोलो, समझा कि नहीं समझा? ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? एकदम क्लियर, पूरी क्लैरिटी से। तो एच की वैल्यू यहाँ पे जीरो हो गई। आई के बारे में क्या ख्याल है? मैग्नेटाइजेशन, क्या वो जीरो हुआ? नहीं हुआ। लग रहा है जीरो हुआ? किसी को लग रहा है तो बोलो, सर मुझे लग रहा है आई जीरो हो गया, क्योंकि सर इंटेंसिटी नहीं है तो आई जीरो हो गया, ऐसा कुछ लग रहा है? हाँ, हमने ऑब्जर्वेशन किया, देखा कि हम जैसे जैसे एच की वैल्यू कम करते जा रहे हैं, आई कम हो रहा है, ठीक है। लेकिन एक ऑब्जर्वेशन बड़ा ही इंटरेस्टिंग था कि जब एच की, तो मैं पीछे आऊंगा ना, ग्राफ आगे जाते टाइम एच बढ़ते टाइम ऐसा बढ़ा, कम होते टाइम ऐसा आएगा। तो मैंने देखा एच की वैल्यू हम कम कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, आई की वैल्यू भी कम हो रही है, कम हो रही है, कम हो रही है। अरे हमने देखा एच की वैल्यू क्या हो गई? देखो ये पॉइंट पे एच की वैल्यू क्या है, लेकिन आई की वैल्यू जीरो है क्या? ये देखो इतना पार्ट ये आई की वैल्यू है, एच इक्वल टू जीरो पे इतना ये पार्ट आई की वैल्यू है। क्या आई जीरो हुआ? क्यों नहीं? तो क्योंकि आपके दिमाग में मेरा एग्जांपल है, क्या सर 5 करोड़ अभी भी तो अलाइंड है, तो डाइपोल का अलाइन होना मतलब अभी भी इसके पास मैग्नेटिज्म है, इसके पास मैग्नेटिज्म है, जबकि इंटेंसिटी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे बिल्कुल नहीं है। क्या ये वो वाली बात याद आ रही है आपको कि कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जिनको मैग्नेटिक फील्ड हटाने के बाद भी मैग्नेटिज्म रिटेन कर लेते हैं? तो इसीलिए फेरोमैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी है। पैरामैग्नेटिक तो जैसी टाइप मैग्नेटिज्म हटा, मैग्नेटिक फील्ड हटी, हो तो सारे डिसअलाइन हो जाएंगे। तो इसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इसको? मैं इंग्लिश में बोलना चाहूँ तो कैसे बोल सकता हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड हटाने के बाद भी मैग्नेटिज्म रह गया। ये तो हिंदी में हुआ, एक उसको स्टेटमेंट में बोलना तो ऐसे बोल सकता हूँ, सर मैग्नेटिक फील्ड हटाने के बाद भी मैग्नेटिज्म रह गया। तो क्या मैं बोल सकता हूँ इसको इस तरीके से कि मैग्नेटिक फील्ड जीरो होने के बाद भी द मटेरियल रिटेन्स इट्स मैग्नेटिज्म, रिटेन कर लेना यानी रख लेना अपने पास। आईपीएल में प्लेयर्स को रिटेन करते, मतलब क्या? छोड़ा नहीं, उसको छोड़ा नहीं, अभी भी अपने पास ही रखा। तो भले ही यहाँ पर इंटेंसिटी की वैल्यू जीरो हो गई, लेकिन मटेरियल ने मैग्नेटिज्म छोड़ा नहीं, उसने उस मैग्नेटिज्म को क्या कर लिया? रिटेन। क्या कर लिया? रिटेन। ठीक है, इसीलिए अच्छा इस पॉइंट को मैं, ये स्पेशल पॉइंट है ना भाई, यहाँ पे एच जीरो हो गया, आई जीरो नहीं हुआ, तो इसको भी हम एक नाम दे देते बी। क्या दे देते? तो आपको दिख रहा है ओ से बी, ये जो वैल्यू दिख रही है आपको ग्राफ में, इतना पार्ट हमको बता रहा है कि सर मटेरियल ने मैग्नेटिज्म को रिटेन कर लिया। दैट्स व्हाई दिस O to B इज कॉल्ड एज रिटेंटिविटी। एक एक टर्म बहुत अच्छे से समझो, ठीक है? मैं बोल रहा हूँ ना, कंपटीशन के एग्जाम में बहुत काम आते हैं। हाँ, ये दिस रीजन ऑफ ग्राफ इज कॉल्ड एज रिटेंटिविटी। व्हाई इट इज कॉल्ड एज रिटेंटिविटी? बिकॉज हियर मैग्नेटाइजेशन की वैल्यू रह गई एंड एच बिकेम जीरो। आई बात समझ में? क्लियर है? बोलो इसमें किसी को कोई डाउट है तो यही चीज सीधी सी बता रही है, सर इसने मैग्नेटिज्म को क्या कर लिया? रिटेन। क्या कर लिया? ये तो धोखा हो गया। चले तो लोग साथ में थे, लेकिन जब पीछे आए, जैसे जैसे पीछे ये रिटर्न आ रहे थे, तो एच की तो वैल्यू जीरो हो गई, एच पहले पहुंच गया, मैग्नेटिज्म जीरो हुआ ही नहीं। हाँ, मैग्नेटिज्म जीरो, मैग्नेटाइजेशन जीरो हुआ ही नहीं। बोलो क्लियर है? बोलो क्लियर है? समझा कि नहीं समझा? अरे बोलो, बढ़ू आगे। अब इस ग्राफ में और आगे बढ़ते चलो। मैंने बोला अरे एच तो जीरो गया, आई जीरो नहीं हुआ, साला काम करते। आई को भी मैं ठान लिया, गुस्सा आ गया। क्या? आई को भी जीरो करके रहेंगे, आई को भी जीरो करके रहेंगे। बोलो, आई को भी जीरो करके रहेंगे। ठीक है, तो हमने बोला साला 5 करोड़ कहाँ लाइन है, पहले चेक करते हैं। कहाँ लाइन है? आई कहाँ लाइन है? आई को भी जीरो करके रहेंगे। 5 करोड़ कहाँ लाइन है? इधर। जितनी ताकत थी पूरी खत्म, साला फिर भी ये हिलने को तैयार नहीं। तो अब क्या करेंगे? थोड़ा सा दिमाग लगाओ। यहाँ से जितनी मैग्नेटिक फील्ड तो पूरी खत्म हो गई, फिर भी 5 करोड़ यहीं के ही है। क्या? हाँ नहीं, टेम्परेचर, यहाँ टेम्परेचर का रूल नहीं है। ठीक है, अरे क्या बात है, यही तो चीज होती है जब चीजें समझ में आती है। इट गिव्स पावर ऑफ स्पेक्यूलेशन। हाँ,
फिजिक्स साइंस इसी तरह आगे बढ़ता है। देखो कोई प्रीवियस चीज समझने फिर इंसान दिमाग लगाता है, चलो ये करके देखता हूँ क्या होगा। तो उसने जैसा कहा एग्जैक्टली हम वही चीज करने वाले हैं। अब ये 5 करोड़ इस डायरेक्शन में अलाइन देना, हम क्या करते हैं अपोजिट में मैग्नेटिक फील्ड देते हैं। तो इनको मजबूरन क्या होना पड़ेगा, उस दूसरे डायरेक्शन में अलाइन होने के लिए अपना ये अलाइनमेंट छोड़ना पड़ेगा ना, क्योंकि भाई ये अपनी नेचुरल प्रॉपर्टी तो नहीं छोड़ सकता है कि क्या डाइपोल एक्सटर्नल मैग्नेटिक के साथ अलाइन होना है। अरे बोलो क्लियर है, बोलो क्लियर है, ये चीज समझ में आई कि नहीं? हाँ चलो ठीक है ठीक है। तो फिर हमने क्या किया, यहां से इसको वो करने के लिए हमने सिंपल पोलैरिटी चेंज कर दी। अब ये मैग्नेटिक जो इस डायरेक्शन में थी अब उल्टे डायरेक्शन में चलने लगी। अब उल्टे में कहानी चालू, ठीक है ठीक है। अब यहां से मैंने 1 टेस्ला बढ़ाया, 1 एम्पियर बढ़ाया तो 1 टेस्ला, फिर बोलो बोलो 1 टेस्ला, फिर क्या होगा? अरे बोलो, जो 4 करोड़ यहाँ पे डिसअलाइन थे वो अलाइन, जो 5 करोड़ इस डायरेक्शन में अलाइन थे उनमें से मान लो 1 करोड़, फिर 2 टेस्ला किया 2 करोड़, 3 टेस्ला 3 करोड़, 4 टेस्ला 5 टेस्ला, मैंने 5 एम्पियर करंट किया, 5 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड हुई। समझो मेरी बात, 5 एम्पियर करंट किया, 5 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड हुई, तो अरे बोलो 5 मतलब जो आखिरी करोड़ बचे हुए थे अलाइन, वो भी क्या हो गए? डिसअलाइन। क्या हो गए? तो जैसे जैसे मैं अब, लेकिन मैं h की वैल्यू दोस्तों अब अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ा रहा हूं, राइट? 0 तो हो गई थी अब, तो इसलिए अब ग्राफ देखो यहां चलेगा, 0 के इस डायरेक्शन में चलेगा। बोलो क्लियर है? तो मैंने क्या किया, h की वैल्यू को बढ़ा, h की वैल्यू को इंक्रीज ही कर रहा हूं मैं, इंक्रीज, लेकिन अब अपोजिट डायरेक्शन में। तो ग्राफ अभी 0 के उल्टे साइड पे चल रहा है। तो हमने देखा एक पॉइंट पे हम आए, हमने देखा कि I की वैल्यू अब क्या हो गई? चलो ये सिनेरियो पे आओ। 1 एम्पियर 4 करोड़, 2 एम्पियर 5 करोड़, 3 करोड़ बचे, 3 एम्पियर 2 करोड़ बचे, 4 एम्पियर 1 करोड़ बचे, 5वें एम्पियर पे सबकी धज्जियां उड़ गई, सबने घुटने टेक दिए। अब इसके अंदर कोई मैग्नेटिज्म नहीं बचा, क्योंकि अब 10 के 10 करोड़ क्या हो गए? डिसअलाइन हो गए। क्या हो गए? डिसअलाइन हो गए। बोलो क्लियर है, बोलो क्लियर है, अरे बोलो क्लियर है। हाँ, अब इसमें कोई मैग्नेटिज्म बचा नहीं, ये हो गया डीमैग्नेटाइज। क्या हो गया? तो इस पॉइंट को मैं बोलता हूं सी। क्या बोलता हूं? सी। अच्छा, ये पॉइंट ए पे क्या सारे के सारे अलाइन थे? पूरे 10 करोड़ के 10 करोड़। तो पॉइंट ए को सैचुरेशन भी बोल सकते हैं, और यहाँ पे मैग्नेटाइज हो गया पूरा मटेरियल। यहाँ पे पॉइंट सी पे क्या हुआ? डीमैग्नेटाइज हो गया मटेरियल। बोलो क्लियर है? लेकिन दोस्तों इस चक्कर में फिर एक प्रॉब्लम और हो गई। बोलो क्या? मैग्नेटाइजेशन तो 0 हो गया, मैग्नेटिक फील्ड कितनी है अभी? 5 टेस्ला, वो रह गई। अरे वो रह गई, वो कहां 0 हुई? वो रह गई ना। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की कुछ वैल्यू अब बाकी है, वो 0 नहीं हुआ, लेकिन जब शुरू हुए थे तब दोनों 0 थे। लेकिन जब ये मैग्नेटिक इंटेंसिटी 0 हो गई तो इंटेंसिटी की कुछ वैल्यू रह गई। बोलो क्लियर है? हाँ, क्या वो ये वैल्यू है इंटेंसिटी की? मतलब जहां पर I की वैल्यू 0 हो गई वहां पर H की कुछ तो वैल्यू है। हाँ हाँ, जैसे इसको बोलते हैं रिटेंटिविटी, वैसे इस पार्ट को बोला जाता है OC, इसको बोलते हैं कोवर्सिविटी। क्या बोलते हैं इसको? तो अगर मुझे इसको जैसे रिटेंटिविटी को डिफाइन करना हो तो कैसे कर सकता हूं? रिटेंटिविटी इज डिफाइंड एज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटाइजेशन एट विच H इज 0। H इज, तो हाउ कैन वी डिफाइन कोएर्सिविटी? उसका वाइस वर्सा कर दो। कोएर्सिविटी को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? द वैल्यू ऑफ H एट विच मैग्नेटाइजेशन इज 0। खत्म हो गया कोएर्सिविटी। कुछ डिफिकल्ट था? डिफिकल्ट था? यही समझने में, बस इतना पार्ट समझ लिया, अब इसमें कुछ नहीं बचा, अब ये सब रिपीट होगा बस। कुछ डिफिकल्ट था हिस्टेरिसिस को समझना, तो इसमें लेकिन बच्चे लोग की जान निकल जाती है, बहुत को समझ में ही नहीं आता है हिस्टेरिसिस पर। नाम सुन के डर जाते हैं, फिर उसका जो वर्किंग है वो नहीं समझ पाते। बोलो क्लियर है, बोलो क्लियर है, बोलो क्लियर है। समझा कि नहीं समझा? समझा कि नहीं समझा? अरे बोलो ना भाई, समझा? ठीक है। तो बोला चलो अब ये तो 0 हो गया मैग्नेटाइजेशन, H 0 नहीं हुआ ना।
तो अपोजिट में अब बढ़ा के देख लेते हैं क्या होगा, अपोजिट में बढ़ा के देख लेते हैं। तो अब मेरे 5 पे रुका हुआ था, 5 एम्पियर पे, मैंने क्या 6 एम्पियर क्या कर दिया, क्या कर दिया 6 एम्पियर क्या कर दिया। तो अब मैंने देखा कि 6 एम्पियर करने से, ठीक है, 6 एम्पियर करने से जो डाइपोल के अलाइनमेंट थे, ठीक है, वो अब दूसरे डायरेक्शन में अलाइन होने लगे। क्या हो गए, दूसरे डायरेक्शन में अलाइन होने लगे, ठीक है। अच्छा, मुझे आप ये बताओ कि जब हम यहां पर थे, ठीक है, जो 5 एम्पियर की मैंने कहानी बताया, वहां पे मैंने ये कहा आपसे कि वहां पर कोई डाइपोल अलाइन नहीं रहा। उसको आप इस तरीके से समझो, ठीक है, डाइपोल अलाइन नहीं रहा, इसका मतलब वहां पे मैग्नेटाइजेशन क्या हो जाएगा, 0, ठीक है, मैग्नेटाइजेशन क्या होगा, 0। लेट से अब मैंने जब 6 एम्पियर किया, ठीक है, अब इसके अंदर जितने भी डाइपोल थे, लेट से वो उसमें से 2 करोड़ इस डायरेक्शन में अलाइन हो गए, इस डायरेक्शन में। तो 7वें एम्पियर पे 2 करोड़ इस डायरेक्शन में, तो 8वें एम्पियर पे 4 करोड़ इस डायरेक्शन में, फिर 9वें एम्पियर पे 6 करोड़ इस डायरेक्शन में, नहीं, 6ठे पे 2 इस डायरेक्शन में, 7वें पे 4 इस डायरेक्शन में, 8वें पे 6 इस डायरेक्शन में, 9वें पे 8 इस डायरेक्शन में, और 10वें पे। अब अगर मैं 11वां एम्पियर करूं तो कुछ होगा, अरे बोलो, कुछ होगा। तो मैंने क्या किया, अपोजिट में एच की वैल्यू अब भी बढ़ाता गया, फिर ये साथ में बढ़ रहे थे दोनों, एच बढ़ रहा था, मैग्नेटाइजेशन बढ़ रहा था, एच बढ़ रहा था, मैग्नेट। अब मैं 11वां एम्पियर करूंगा तो अब कुछ है अंदर मैग्नेटाइज होने के लिए, नहीं। तो अब ये डी पॉइंट, ये भी क्या है, कौन सा पॉइंट है, सैचुरेशन पॉइंट। जैसे यहाँ पे सैचुरेशन आ गया तो वैसे यहाँ पे, तो डी क्या है, तो सैचुरेशन आने पे हमने क्या किया था, हाँ, सैचुरेशन आने पे क्या किया था, नहीं, अपोजिट डायरेक्शन में तब हमने स्टार्ट नहीं किया था। सैचुरेशन मतलब यहाँ पर एच की वैल्यू पे कुछ तो मैग्नेटाइजेशन की वैल्यू है। सैचुरेशन आने पे हमने देखा ये कितना 10 टेस्ला पे पहुंच गए, इसके आगे अब एच की वैल्यू बढ़ाने से बोलो आई की वैल्यू में कोई चेंज आने वाला नहीं है। तो एच की वैल्यू कम करो, एच की वैल्यू कम करोगे तो आई की वैल्यू कम होती जाएगी। तो वही हमने देखा, अब 1 करोड़ धीरे धीरे डिसअलाइन होने लगे। ओके, तो एक पॉइंट आया जहां पर एच की वैल्यू तो 0 हो गई, लेकिन अभी भी 5 करोड़ अंदर बच गए, जो पहले इसी डायरेक्शन में अभी भी अलाइन है। तो अब मुझे बताओ ये E, तो ये जो O से E है, ये पार्ट क्या हो जाएगा। अभी भी इसके अंदर 5 करोड़ अपोजिट डायरेक्शन में अलाइन है, पहले यहां अलाइन थे 5 करोड़, अभी उस डायरेक्शन में 5 करोड़ अलाइन अभी भी है। तो ये क्या हो गया, क्या हो गई। तो कहना है से O to E इज अगेन रिटेंटिविटी। बोलो क्लियर है, हाँ, समझा। फिर अब H की वैल्यू तो 0 हो गई, लेकिन अभी भी 5 करोड़ अंदर इस डायरेक्शन में अलाइन है। मैं बोलूंगा नहीं, मुझे ये भी 0 करना है, तो अरे अब बोलो ना, अब H तो 0 हो गया लेकिन अभी भी अलाइनमेंट अंदर है, तो अब अपोजिट में आप फिर से, तो अब यहाँ पर वापस से प्लस माइनस, अब अपोजिट डायरेक्शन में आप, और जहां अपोजिट डायरेक्शन में चालू करोगे, यानी आप वापस से हम पॉजिटिव के साइड आ गए। देखो ग्राफ भी उधर ही पहुंचा। अब यहाँ से फिर हम जब एच की वैल्यू बढ़ाना स्टार्ट करेंगे तो डिसअलाइनमेंट होता रहेगा, आई की एक वैल्यू पे हम पहुंच जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर हमने देखा फिर से कि आई तो 0 हो गया, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाते उसकी कुछ वैल्यू रह गई, ठीक है। तो इसको मैं बोलता हूँ एफ। इस रीजन को क्या बोलेंगे, हाँ, ये O to F, ये रीजन का नाम क्या रहेगा, कोएर्सिविटी। अरे बोलो क्लियर है, समझा कि नहीं समझा। फिर यहाँ पे हम आ गए, व्हाट इज कोएर्सिविटी, डिफाइन करो उसको, जो दिख रहा है ग्राफ में सेम डिफाइन करो कोएर्सिविटी को। द वैल्यू ऑफ, ये किसकी वैल्यू यहाँ पे, H की, एट विच
आई मैग्नेटाइजेशन इज जीरो इज कॉल्ड एज कोएक्सिविटी। बोलो क्लियर, समझ में आया? ठीक है, अब हो गया मैग्नेटाइजेशन जीरो। अब लेकिन अब भी मैग्नेटाइजेशन जीरो तो हो गया, लेकिन उसके चक्कर में इंटेंसिटी बाकी रह गई। इंटेंसिटी तो अब क्या करेंगे, फ्लो में चलते रहो उसी डायरेक्शन में, इंटेंसिटी फिर बढ़ाओ फिर बढ़ाओ फिर बढ़ाओ, तो क्या होगा, एक टाइम आएगा फिर के अपोजिट में फिर से सारे अलाइन हो चुके होंगे, मतलब वो क्या आ गया होगा, क्या आ गया होगा, फिर से क्या आएगा, बोलो ना जोर से, सैचुरेशन आएगा। क्या वो यही पॉइंट है? क्या फिर से ये ग्राफ यही पहुंचेगा, सारे सैचुरेट हो जाएंगे? तो बोलो क्लियर है? हाँ अच्छा, अब यहाँ सोचना है ध्यान से, यहाँ सारे के सारे मैग्नेटाइज हो गए थे, यहाँ पूरा डीमैग्नेटाइज, फिर से यहाँ पे सबके सब बोलो मैग्नेटाइज, फिर यहाँ पे सारे के सारे डी मैग्नेटाइज। ठीक है, बोलो क्लियर है? हाँ बोलो क्लियर है? फिर यहाँ पे पहुंचे तब मैग्नेटाइज, फिर वही कहानी चलती रहेगी। हाँ अब ये पहले तो ये दिख रहा है लूप, यस, जहां से शुरू हुआ वहीं खत्म, क्लोज फिगर है, इट इज अ लूप, यस। और एक चीज हम लूप इसको इसलिए भी बोल सकते हैं कि देखो एक चीज यहाँ लूप में होती जा रही है, मटेरियल का मैग्नेटाइजेशन डीमैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटाइजेशन डीमैग्नेटाइजेशन, फिर मैग्नेटाइजेशन फिर डीमैग्नेटाइजेशन, ये एक लूप चल रहा है। ठीक है ठीक है ठीक है, आई बात समझ में? क्लियर है? इसीलिए वी कॉल दिस एज हिस्टैरिसीस लूप। आई बात समझ में? बोलो क्लियर है? एक तो दिख रहा है ये लूप जैसा क्लोज फिगर है, दूसरा लूप किसका चल रहा है, तो मैं बोल सकता हूँ सर लूप इसका चल रहा है मटेरियल के मैग्नेटाइजेशन डीमैग्नेटाइजेशन मैग्नेटाइजेशन डीमैग्नेटाइजेशन, ये इसका लूप चल रहा है यहाँ पे। नाउ व्हाट इज हिस्टैरिसीस? हिस्टैरिसीस का लिटरल मीनिंग होता है टू लैग, टू लैग मतलब टू लीव बिहाइंड, पीछे रह जाना, इसको बोलते हैं हिस्टैरिसीस। ठीक है, तो यहाँ पे जरा सोच के देखो कौन किसको लैग कर रहा है। हम यहाँ पे थे, यहाँ से कहानी समझ में आई, यहाँ तक दोनों साथ थे, यहाँ से आई और एच की कहानी शुरू हुई, दोनों भाई दोनों साथ यहाँ तक पहुंचे। जब रिटर्न जाने लगे तो ऐसे हम दोनों रेस में जीरो पे पहुंचना है, दोनों रेस में जीरो पे पहुंचना है। जैसी और ये रेस पे के एंड में जब मैं जीरो पे मैंने जब देखा कोई तो एक जन पहुंचा वहां पे, वो कौन था? क्वेस्ट था। तो पीछे कौन छूटा? तो आई इज लैगिंग बिहाइंड एच, दैट इज व्हाई दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एज हिस्टैरिसीस। मुश्किल था, समझ में आया? और ये हमेशा हो रहा होगा, चेक करो चेक करो। फिर बोला आई बोलता है मैं भी पहुंचूंगा, आई पीछे था ना जीरो पे, जब तक आई जीरो पे पहुंचा एच और आगे निकल गया, 5 टेस्ला दी ना उसकी वैल्यू। ठीक है, तो हमेशा आप देखोगे फिर अगले जीरो पे पहुंचना है, मान लो लेट्स से और एक जीरो की लाइन आगे, ठीक है, अब वहां तक रेस चालू, तो वहां पर हमने देखा अरे वहां पे कोई पहुंचा, फिर देखा हमने तो एच जीरो पे पहुंच गया, लेकिन फिर आई की कुछ वैल्यू रह गई। अरे हुआ था ना ऐसे, हाँ कहां था वो, ये पहला इधर था कि एच यहाँ पे देखो, यहाँ एच जीरो हो गया, ठीक है, फिर वो बीच वाली कहानी, जब तक आई जीरो पे पहुंचा तब तक एच की कुछ वैल्यू आ चुकी थी, हाँ, फिर अपोजिट में दोनों पीछे तक चले, फिर एक साथ आ गए, बोले यहां से फिर रेस लगाएंगे, हाँ, फिर रेस लगी, फिर एक जीरो पे पहुंच, फिर दोनों में से कौन पहले जीरो पे पहुंचता है, तो फिर से एच पहले क्या हो गया, जीरो, आई की वैल्यू कुछ रह गई। आई बात समझ में? अरे समझ रहे कि नहीं? yes. हाँ, तो यहाँ पे आपको क्लियरली ये चीज दिख रही है, जिस तरीके से जो एग्जांपल देके मैंने समझाया, तो उससे आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर I इज लैगिंग बिहाइंड H, H आगे है, I पीछे है। अगर हम इसको ऐसा समझे कि जीरो तक दोनों को पहुंचना है, तो कौन पहले पहुंच रहा है, H पहले पहुंच रहा है, I कहाँ रह जा रहा है, ये हमेशा हो रहा है ऐसे। आई बात समझ में? ठीक है, जब तक I जीरो पे पहुंचेगा H इसके आगे निकल चुका होगा, हाँ, फिर दोनों थोड़ा साथ में चलेंगे, फिर जीरो पे पहुंचना है, फिर I पीछे H आगे, यही हो रहा है ना? हाँ क्लियर है? तो ये इसी प्रॉपर्टी को बोला जाता है हिस्टैरिसीस, इसी वजह से इसका नाम पड़ा हिस्टैरिसीस। व्हाई? बिकॉज I is lagging behind H and this is known as hysteresis. And why we are calling it as hysteresis loop? Because it is looking like a loop and यहाँ पे किसका लूप चल रहा है, मैग्नेटाइजेशन डीमैग्नेटाइजेशन का यहाँ पे लूप दिख रहा है। बोलो क्लियर है? हाँ, एंड दिस ये जो ग्राफ है, इसको ये कौन से मटेरियल फॉलो करते हैं? जो ग्राफ आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये सिर्फ और सिर्फ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स फॉलो करते हैं। बोलो यहाँ तक समझ में आया? हाँ क्लियर है?
बढ़े आगे। अब इसमें आपको ये दिख रहा होगा दोस्तों, हाँ हमने जो ग्राफ बनाया वो किसके किसके अक्रॉस बनाया, आई और एच के। टेक्स्ट बुक में किसके किसके अक्रॉस है, बी और एच के। तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में अगर आप बी और एच की वैल्यू को ऑब्जर्व करोगे तो सेम यही ग्राफ बनता है। ठीक है, सिंपल सोच के देखो, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है, इंटेंसिटी बढ़ रही है। ठीक है, हाँ तो मैग्नेटिक फील्ड और इंटेंसिटी के साथ जब फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को देखा जाएगा तो उसका भी ग्राफ सेम बनता है। लेकिन इसको समझने के लिए कंसेप्चुअली आई और एच बहुत सही है। ठीक है, और बी और एच का भी जब ग्राफ हमने प्लॉट करके देखा तो सेम बिहेवियर शो कर रहा था फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। बोलो क्लियर है, हाँ समझे। अच्छा, और दूसरा, हाँ तो ये कुछ ऐसा बनता है, हाँ दिस इज हिस्टैरिसीस लूप। समझ में आ गया पूरा हिस्टैरिसीस लूप क्या होता है और इस हिस्टैरिसीस लूप के डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ये समझ में आया। हाँ अब इसमें कुछ डिटेल में जाते हैं। ये जो ग्राफ है इसका ये एरिया है, दिस इज एरिया अंडर दी कर्व। और जब भी कोई दो चीज के अक्रॉस आप ग्राफ को प्लॉट करते हो तो उसका एरिया अंडर दी कर्व कुछ तो वैल्यू देता है। जैसे अगर आप पीवी ग्राफ बनाते हो ना थर्मोडायनेमिक्स में तो उसका एरिया अंडर दी कर्व वर्क डन का वैल्यू देता है। ठीक है, और dx v is equals to a equal to dv by dt। तो a dt का ग्राफ बनाओगे ना तो वो तुमको वेलोसिटी के चेंज की वैल्यू देगा। तो बेसिकली मुझे ये समझाना है आपको कि एरिया अंडर दी कर्व आपको किसी ना किसी चीज की वैल्यू देता है। ठीक है, तो यहाँ पे एरिया अंडर दी कर्व जो है वो किस चीज की वैल्यू हमें देता है, वो हमें एनर्जी रिक्वायर्ड टू डू द होल प्रोसेस उसकी वैल्यू देगा। ये क्या कर रहे हो आप, करंट दे के आप क्या कर रहे हो, मैग्नेटाइज, इसको मैग्नेटाइज कर रहे हो, फिर डीमैग्नेटाइज कर रहे हो, तो उसके लिए एनर्जी लगेगी ना भाई। ये पूरा लूप चलाने के लिए, इसको मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज करने के लिए आपको क्या लग रही है, एनर्जी लग रही है ना, कि नहीं लग रही है, समझा कि नहीं, एनर्जी लग रही है। हम करंट दे रहे, इसका मतलब क्या, एनर्जी दे रहे हम, समझा कि नहीं। तो एरिया अंडर दी कर्व हमको क्या देगा, एनर्जी रिक्वायर्ड, एरिया अंडर कर्व गिव्स अस एनर्जी। ये लिखा दूंगा मैं, ठीक है, वहां टाइम पास हो रहा है लिखने में। एरिया जो इस कर्व के अंदर का एरिया है वो हमें किसकी वैल्यू देगा, जो एनर्जी लगी हमें ये पूरा मैग्नेटाइजेशन डीमैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटाइजेशन डीमैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटाइजेशन डीमैग्नेटाइजेशन और फिर मैग्नेटाइजेशन, इतना पूरा पार्ट करने के लिए जो एक साइकिल में एनर्जी लग रही है वो ये देगा। अब अगर ऐसी 10 साइकिल हुई है तो उस एनर्जी को 10 से मल्टीप्लाई कर दो, उतनी एनर्जी लगी होगी। एक साइकिल क्या है, मैग्नेटाइजेशन डीमैग्नेटाइजेशन, फिर मैग्नेटाइजेशन हुआ पहले, फिर डीमैग्नेटाइजेशन हुआ, फिर क्या हो रहा है यहाँ पे, मैग्नेटाइजेशन, फिर क्या हो रहा है यहाँ पे, डीमैग्नेटाइजेशन, फिर यहाँ क्या हो रहा है, ऐसा पूरा लूप हो रहा है। हाँ तो ये इस पूरे एक लूप में जो ये इस पूरे एक लूप को चलाने में जो एनर्जी लगी वो ये एरिया अंडर दी कर देगा। बोलो क्लियर है, ये चीज समझ में आई, इसमें किसी को कोई डाउट है। हाँ अब ऐसे अगर आप 10 बार कर रहे हो तो उस लूप के एरिया जो भी आएगा उसको 10 से मल्टीप्लाई करो, उतनी एनर्जी लगी होगी। समझे समझे। अच्छा अब कुछ फिगर्स का जो हिस्टैरिसीस लूप है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कोई एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल उसके हमने हिस्टैरिसीस लूप देखा तो कुछ इस तरीके से आया, ये और एक और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल था उसका हमने हिस्टैरिसीस लूप देखा तो कुछ ऐसा है, ये क्या फर्क दिख रहा है, एक में एक्स एक्सिस पे ग्राफ बहुत ज्यादा ब्रॉड है, मतलब मेजर चेंज तो एक्स एक्सिस पे ही दिख रहा है हमको, इसकी ग्राफ की विड्थ में। हाँ ग्राफ की जो विड्थ है वो ये, इसमें चलो इसको मैं 1 बोलता हूँ, इसको मैं 2 बोलता हूँ। ग्राफ की जो विड्थ है वो सेकंड वाले केस में ज्यादा है, फर्स्ट वाले केस में कम है तो दोनों ही लेकिन हिस्टैरिसीस लूप। हाँ तो क्या लगता है बोलो, इसके अंदर इस पे मैं क्या कमेंट कर सकता हूँ, yes the energy required for this kind of material to perform a hysteresis loop is less। मतलब क्या मैं बोल सकता हूँ, इसको मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज करने में कम एनर्जी लगेगी। यस वेरी गुड क्या बात है,
इसको अगर मैग्नेटाइज डिमैग्नेटाइज करने में कम एनर्जी लगेगी, इसका मतलब इसको मैं ऐसी जगह यूज कर सकता हूँ जहां मुझे मैग्नेटाइज डिमैग्नेटाइज बार बार करना हो। क्या है ऐसा एप्लीकेशन बताओ? ऐसे एप्लीकेशन कहाँ लगता है आपको? कहाँ हो सकता है जहां मुझे बार बार मैग्नेटाइज डिमैग्नेटाइज करना पड़े? इलेक्ट्रोमैग्नेट्स में जब मुझे चाहिए मैग्नेटाइजेशन हो जाए, इसका फटाक से हो जाए, डिमैग्नेटाइजेशन भी फटाक से हो जाए। अरे जब मेरे व्हील पे मुझे चाहिए मैग्नेटाइजेशन और डिमैग्नेटाइजेशन तो फटाफट होना चाहिए। तो कहना है दिस काइंड ऑफ मटेरियल कैन बी यूज फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। उसको ज्यादा ताकत लगेगी, एक बार मैग्नेटाइज हो गया फिर डिमैग्नेटाइज करने के लिए। समझे ये एक छोटा सा कंसेप्ट कितना काम में देख के ये हमको कैसा कमेंट करने में मदद कर रहा है कि हमने बस ये जाना कि एरिया अंडर द कर्व क्या रिप्रेजेंट करता है, तो उससे हम इस चीज को समझ पा रहे हैं ना। मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चंस बनते हैं तो क्वेश्चन इसी तरीके से आते हैं, ऐसे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं। तो आप मुझे बताओ अगर इसका एरिया ज्यादा दिख रहा है, इसका मतलब मैं इस पे क्या कमेंट कर सकता हूँ? सर इस मतलब ये जिस भी मटेरियल का हिस्टैरिसीस कर्व है इससे मैं इस पे ये कमेंट कर सकता हूँ ये मटेरियल को सर ताकत ज्यादा लगेगी मैग्नेटाइज करने में भी और डीमैग्नेटाइज। एक बार मैग्नेटाइज हो गया तो साला डीमैग्नेटाइज करने में ताकत ज्यादा लगेगी, एक बार डीमैग्नेटाइज हो गया तो वही मैग्नेटाइज करने में ज्यादा ताकत लगेगी। ठीक है, तो कहना है दिस कैन बी यूज्ड फॉर अ परमानेंट मैग्नेट, क्योंकि एक बार इसको मैग्नेटाइज कर दो तो साला डीमैग्नेटाइज करने इसको एनर्जी बहुत चाहिए। हाँ, तो कहना है दिस काइंड ऑफ मटेरियल कैन बी यूज्ड फॉर मेकिंग permanent magnet, and this is the hysteresis loop for steel and this is the hysteresis loop for iron. Now tell me, is it easy for iron to magnetize and demagnetize, magnetize and demagnetize? That's why it is called as soft ferromagnetic material, because hysteresis loop is only applicable for which kind of material? Ferromagnetic material. मैंने कहा था ना hysteresis loop से आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा why iron is soft ferromagnetic material। तो इसी के ऊपर फेरोमैग्नेटिक, इस हिस्टैरिसीस लूप के ही बेसिस पे हम फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। वन इज सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, सो द मटेरियल्स व्हिच हैव दिस काइंड ऑफ ग्राफ, जिसमें एक्स एक्सिस की विड्थ कम होगी। अच्छा दोस्तों, इसको एक्स एक्सिस की विड्थ कम होगी, ये थोड़ा सा वेग डेफिनेशन लग रहा है, इसको और थोड़ा क्लैरिटी में देखें। मतलब इसको अगर हम लोग और थोड़ा सा प्रिसाइज वे में अगर बोले तो एक्स एक्सिस पे जाके चेक करो ये विड्थ, ये क्या है? ये व्हाट इज दिस? जोर से बोलो, कोएर्सिविटी। व्हाट इज दिस? अगर एक्स एक्सिस की विड्थ कम है तो कहना है सिर्फ फॉर दिस टाइप ऑफ ग्राफ कोएर्सिविटी इज, एंड फॉर दिस टाइप ऑफ ग्राफ तो कहना से सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स हैव। देखो इसे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत, क्योंकि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल अच्छे होते हैं, इसमें रिटेंटिविटी तो उनमें ज्यादा ही होगी। रिटेंटिविटी से इन सॉफ्ट और हार्ड को समझना थोड़ा सा ट्रिकी है, बट दूसरी प्रॉपर्टी जिससे हम क्लियरली दोनों को देखो, रिटेंटिविटी चेक करो, ये हो गई रिटेंटिविटी, ये हो गई रिटेंटिविटी, दोनों में इतना फर्क नहीं है रिटेंटिविटी में। जब ये ग्राफ को और एक्यूरेटली बनाओगे तो फर्क और कम हो जाएगा। ये तो मैंने रफ बनाया तो तुमको थोड़ा सा यहाँ ये ज्यादा ये कम ऐसा लग भी रहा है कि जब इसको और प्रिसाइसली बनाओगे रिटेंटिविटी में फर्क ज्यादा नहीं मालूम पड़ेगा। व्हाई? बिकॉज़ बोथ आर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, रिटेंशन दोनों ही करेंगे, ये कोई पैरा थोड़ी है। ये याद रखना, ये दोनों ही कौन से? दोनों ही फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है। तो ऑन बेसिस ऑफ व्हाट आई कैन डिफरेंशिएट दिस टू मटेरियल। चेक करो, एक्स एक्सिस की विड्थ कम दिख रही है, मैंने देख किया सर हिस्टैरिसीस लूप में एक्स एक्सिस पे क्या है? कोएर्सिविटी। तो ऐसे टाइप ऑफ मटेरियल जिनकी कोएर्सिविटी कम है आई कैन कॉल इट एज सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। ऐसे टाइप ऑफ मटेरियल जिनकी कोएर्सिविटी ज्यादा है आई कैन कॉल दोस मटेरियल एज हार्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। और हमने ये पाया, ये करके देखा ऑब्जर्वेशन से कि आयरन ऐसा ग्राफ बनाता है और स्टील ऐसा बनाता है। आई बात समझ में? अरे बोलो क्लियर है? तो एंड दैट इज व्हाई आयरन इज कॉल्ड सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल एंड स्टील इज अ। और ये तो ग्राफ से हो गया, और इससे हम लॉजिकली भी समझ सकते हैं सॉफ्ट क्यों? जल्दी जल्दी मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज, सॉफ्ट है, फटाफट हो जाता है, फटाफट मान लेता है। मैग्नेटाइज हो जा, हो गया, डीमैग्नेटाइज हो जा, हो गया, फटाफट। इसको बोलेंगे मैग्नेटाइज हो जा, नहीं धीरे धीरे, डीमैग्नेटाइज हो जा, नहीं अभी, ठीक है, मानता नहीं है, हार्ड रिजिड है वो, ठीक है। तो दैट्स व्हाई दिस टाइप ऑफ मटेरियल आर, दोनों ही फेरोमैग्नेटिक है, लेकिन दिस इज हार्ड एंड दिस इज सॉफ्ट।
आई बात समझ में। और यहाँ से आपको ये रात से पर्दा उठा होगा, वाई आयरन इज इन मोस्ट ऑफ द प्लेसेस इज कॉल्ड एज सॉफ्ट आयरन। ठीक है, ये सॉफ्ट नाम उसको कोई मैकेनिकल प्रॉपर्टी से नहीं मिला, ये सॉफ्ट नाम उसको उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी से मिला है। ठीक है, आई बात समझ में, क्लियर है। जब भी कोई डिवाइस आप पढ़ोगे ना, अक्सर वहां आप देखोगे ये यूज होता है सॉफ्ट आयरन कोर, सॉफ्ट आयरन कोर। ठीक है, मैं खुद ऐसा समझता था पहले, और बहुत से बच्चे भी इसको ऐसे ही समझते, सॉफ्ट आयरन। पहले बात तो कोई इस पर ध्यान देता नहीं, लेकिन अगर लिटरल मीनिंग पूछने आता तो लगता है सॉफ्ट आयरन मतलब आयरन का ही कोई टाइप होगा तो थोड़ा सॉफ्ट होता होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। वो नाम उसको हमने अभी यहाँ से समझ में आ रहा है ना, वाई वी आर कॉलिंग इट सॉफ्ट। जल्दी जल्दी मैग्नेटाइज होता है, तो मैग्नेटिज्म के लिए इसका नेचर थोड़ा सॉफ्ट है, फटाफट मान लेता है, मैग्नेटाइज हो जाएगा, डीमैग्नेटाइज हो जाएगा, समझ में आया। हाँ, दूसरी प्रॉपर्टी है जिससे हम क्लियरली सॉफ्ट और हार्ड को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, वो क्या है? वो क्या है? कोएर्सिविटी। सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कोएर्सिविटी कम होगी, उनके लिए ज्यादा होगी। एक और जो हमने देख के बता दिए थे, the energy required in hysteresis loop is less for soft ferromagnetic material, the energy required for hysteresis loop is more for hard ferromagnetic material। ठीक है, अब बताओ इसके अंदर कुछ ऐसी बात है जो आपको नहीं समझ में आई hysteresis loop में? हाँ, इसी के ऊपर जो है ना, ये अगर बोर्ड में आया तो जो मैंने आपको बोला पूरी कहानी वही आपको हिंदी में लिखना है, और ग्राफ बना के एक एक पॉइंट बताना है ग्राफ के कि हर पॉइंट क्या रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, बाकी कंपटीशन में इसके ऊपर अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आ सकते हैं। जैसे मैंने अभी आपको एक सवाल पूछा, ठीक है, तो ऐसा ही क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में, ऐसे दो ग्राफ दे देगा, आपको पूछेगा इसमें बताओ कौन सी विच इज सूटेबल फॉर परमानेंट मैग्नेट, या जो भी अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं इसके ऊपर। बोलो क्लियर, समझ में आया? कोई डाउट है इसके अंदर किसी को हिस्टेरेसिस लूप में? तो हिस्टेरेसिस लूप का ये ग्राफ बना लो, नीचे ये लिख दो फटाफट। फिर उसके बाद इसका बोलूंगा वो बाद में बनाना, पहले हिस्टेरेसिस लूप का ये ग्राफ बनाओ, ये पूरा लिखो। उसके बाद में थोड़ी थोड़ी चीजें डेफिनेशन लिखवाऊंगा, हिस्टेरेसिस क्या होता है। तो आप अपने ग्राफ में यहाँ पर बी भी लिख दो, आई के बाजू में बी भी लिखो। ठीक है, क्योंकि बोर्ड में आएगा तो बोलेंगे अरे हम लोग ने तो बी और आई एच का किए थे। हाँ, बच्चा चतुर बन रहा है, काटो इसके पास, तो मौका मत दो। बोर्ड में आ गया तो तुम बी ही करना, आई लिखना ही मत। जल्दी पास जल्दी इसे साथ नहीं दे दिया।
हो गया लिख के? अब लिखो, एक लाइन छोड़ो, नीचे लिखो हिस्टैरिसीस का डेफिनेशन बोल रहा हूँ वो लिखो। हिस्टैरिसीस it means that something is lagging behind. It means that something is lagging behind. And here in hysteresis loop, we can see that magnetization bracket में I is lagging behind magnetic intensity H. और जहाँ पे आपने मैग्नेटाइजेशन लिखे हो I, वहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो मैग्नेटिक फील्ड B। ठीक है, लिखा आपने। बेस्ड ऑन, एक लाइन छोड़ो और लिखो, बेस्ड ऑन हिस्टैरिसीस लूप we can categorize ferromagnetic material in two types. We can categorize ferromagnetic material in two types. First, hard ferromagnetic material. Second, soft ferromagnetic material. Hard ferromagnetic material, second soft ferromagnetic material. ठीक है, और नीचे एक लाइन छोड़ के नोट करके लिखो, एक लाइन छोड़ो, नोट करके लिखो कि एरिया अंडर हिस्टैरिसीस कर्व, एरिया अंडर हिस्टैरिसीस लूप area under hysteresis loop gives us the value of energy required to perform hysteresis cycle. Gives us the value of energy required to perform hysteresis cycle. ठीक है, ठीक है। नाउ दो ऐसा वो बनाओ, लाइन बनाओ, एक साइड पे लिखो हार्ड फेरोमैग्नेटिक, सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, एक साइड पे लिखो हार्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। टाइप्स ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल चाहे तो हेडिंग लगा दो, एक साइड पे लिखो सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, एक साइड पे लिखो हार्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, सॉफ्ट के नीचे ये ग्राफ बना दो, हार्ड के नीचे ये ग्राफ बना दो। जल्दी जल्दी बना दिए। सॉफ्ट के नीचे लिखो, सॉफ्ट के नीचे लिखो they require less energy to execute hysteresis loop। और वही हार्ड में क्या लिखोगे, they require more energy to execute hysteresis loop। ठीक है, चलिए
सॉफ्ट में क्या लिखोगे? सॉफ्ट में क्या लिखोगे? दे हैव लो कोएर्सिविटी, रिटेंटिविटी दोनों में ही ज्यादा होती है, इसलिए उसका नहीं लिखा हूं। दे हैव लो कोएर्सिविटी, दे हैव, हार्ड में क्या लिखोगे? दे हैव हाई कोएर्सिविटी। ठीक है, और एक पॉइंट याद आया था मुझे, हाँ, सॉफ्ट वाले में लिखो दे कैन बी यूज टू मेक इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, और हार्ड वाले में लिखो दे कैन बी यूज टू मेक परमानेंट मैग्नेट्स। ठीक है, एक फैक्ट बताऊंगा ना, अभी मैंने यहाँ जब आयरन का बनाया तो यहाँ पे रिटेंटिविटी कम दिख रही ना आयरन की स्टील से, एक्चुअली में आयरन की रिटेंटिविटी ज्यादा है स्टील से। ठीक है, लेकिन फिर भी वो सॉफ्ट है, तो इसलिए मैंने रिटेंटिविटी पे ध्यान ही नहीं दिया ताकि उससे कंफ्यूजन क्रिएट होता। हम सीधा सीधा वही देखते हैं ना जिसका डिफरेंस अपने को दिख रहा है, कोएर्सिविटी में डिफरेंस दिख रहा है। वैसे रिटेंटिविटी जिसका ज्यादा है, दिमाग ये कहता है सर परमानेंट तो उसको यूज करना चाहिए, है ना, जिसके जो ज्यादा रिटेन करके रखेगा, बट नहीं करते हम लोग यूज, क्योंकि उसका कंसेप्ट ही अलग है। इसलिए कंसेप्चुअली इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर इसका कंफ्यूजन आता है। चलो क्लियर है। और एक दो डेफिनेशन और रह गए कोएर्सिविटी और रिटेंटिविटी के, चलो वो भी लिख लो, एक लाइन छोड़ो, लिखो कोएर्सिविटी। तो आप लोग मुझे बताओ, कोई एक जन बता सकता है व्हाट इज कोएर्सिविटी? बस हिंदी में मुझे बता दो कि सर ये होता है कोएर्सिविटी। व्हाट इज कोएर्सिविटी? द वैल्यू ऑफ h। हाँ, तो कहना है, अब इसको मैं अगर रिफाइन करके बोलूं, कोएर्सिविटी इट इज, रुको सुनो पहले से, इट इज डिफाइंड एज द वैल्यू ऑफ h in hysteresis loop at which I is 0. देखो, it is defined as the value of h in hysteresis loop. It is defined as the value of h in hysteresis loop. It is defined as the value of h in hysteresis loop. It is defined as the value of h in hysteresis loop at which value of I if, ऐसा लिखो, वैल्यू ऑफ आई, और ब्रैकेट में लिखना बी, दोनों लिख दो, और बी, वैल्यू ऑफ आई और बी, आई और बी इज 0। ठीक है, तो व्हाट इज रिटेंटिविटी? यही डेफिनेशन पढ़ के जरा रिटेंटिविटी का बना के देखो, बना सकते हो क्या? इट इज डिफाइंड एज द वैल्यू ऑफ आई इन hysteresis loop at which value of h is 0। तो यहाँ पर और यहाँ नहीं आएगा क्या? It is defined as the value of I और B in hysteresis loop। हाँ, अरे इनिशियली जहाँ h लिखे थे वहाँ I और B लिखो ना, देखो ऐसे, it is defined as the value of I और B। दोनों को ब्रैकेट में लिखो, आई को भी बी को भी, मतलब वो एक सिंबल है, वो ऐसा नहीं होना आई और बी कुछ पढ़ने वाला अलग ना समझिए। आई और बी, इट इज डिफाइंड द वैल्यू ऑफ आई और बी इन हिस्टेरेसिस लूप एट विच वैल्यू ऑफ एच इज 0। एच को भी ब्रैकेट में रखो, और इसको अगर एग्जाम के हिसाब से थोड़ा बड़ा करना है तो क्या करने का मालूम है? इट इज डिफाइंड द वैल्यू ऑफ मैग्नेटाइजेशन आई और मैग्नेटिक फील्ड बी एट विच मैग्नेटिक इंटेंसिटी एच इज 0। तो ऐसे 6 वर्ड और आ गए, तो वो 2 का बन गया ना 3 लाइन वाला। ठीक है, आई बात समझ में? तो यहाँ पे हमने हिस्टेरेसिस लूप के रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट थे सब कवर कर लिए। ठीक है, क्यूरीज लॉ भी हमारा हो गया कंप्लीट। ठीक है, इसके बाद के जो भी टॉपिक है हम देखेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद।